अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्सराम के साथ मैं हूं ज़लीबी। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फेडरल बजट 2023 और 24 और जो गवर्नमेंट ने एक नया प्लान दिया है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। सरमायाकारी जो हुकूमत करना चाहते सरमायाकारी सहूलियाती काउंसिल बनाया है। अब जो एक साल की कारकर्दगी थी हुकूमत की, जिसमें उन्होंने अब बजट पेश कर दिया है। आवाम को लिया दिया तो कुछ नहीं, लेकिन मुल्क का ज़रूर बेड़ा गर्क किया है। आज ना सियासी इस्तेकाम है मुल्क में, ना मुआशी इस्तेकाम है, ना टैक्स निज़ाम है, ना टैक्स के कवानीन से हैं, ना अफसरान का कोई ऐसा रवैया है। FBI के अफसरान भी जिसका चाहते हैं बैंक अटैच करते हैं, पैसे निकलवा लेते हैं, किसी को कुछ नहीं पूछा जाता और ना ही किसी को कोई मैनुअल नोटिस दिया जाता है। वो टैक्स पेयर को पता चलता है जब उसके बैंक से पैसे निकल जाते हैं। अब बिजनेस एक्टिविटी ना होने की वजह से सारे मामला ये हैं क्योंकि टैक्स टारगेट पूरे नहीं हो रहे और FBI के अफसरान मजबूर हैं, वो भी मौजूदा टैक्स पेयर को अपना टारगेट बार बार बना रहे हैं। बजट तो पेश कर दिया, अब हुकूमत की जो परफॉर्मेंस थी 11 महीने की या 12 महीने या 13 महीने की वो सबके सामने आ चुकी है। अब एक नया प्लान एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत ने जो तैयार किया है, सरमायाकारी सहूलियाती काउंसिल जो बनाया है, जिसमें ये कहा जा रहा है अब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, अब पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन होगा, क्योंकि इसमें फ़ौज का भरपूर साथ इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को हर तरह के तरीके से, दूसरे ममालिक के तरीके से अपने इदारे जिनको बंदरगाहें एयरपोर्ट्स हम कहते हैं, दूसरे वो स्टील मिल्स हैं, ये दूसरे ममालिक को दोस्त ममालिक को दी जाएंगी ताकि वो डॉलर आए, इन्वेस्टमेंट आए मुल्क में और ये मुल्क तरक्की कर सके। क्या वाकई इस प्लान के ज़रिए हम कामयाब हो सकते हैं? और जो बजट हुकूमत ने पास किया है ये 4 माह का बजट होगा, ये इलेक्शन बजट होगा या वाकई हकीकी बजट होगा? इस पर गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ इस पर गुफ्तगू करने के लिए लाइन पर मौजूद होंगे काशिफ अनवर साहब। आप सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और लाहौर टैक्स बार के साबिक फिनांस सेक्रेटरी हैं राना जुल्फ़िकार अहमद साहब, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, उनके साथ मौजूद हैं आशिक अली राना साहब। आप साबिक नायब सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के, सीनियर एडवोकेट हैं। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, सबसे पहले आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा जनाब, वफाकी बजट भी आ गया और सूबाई बजट भी आ गए। अब हुकूमत की जो परफॉर्मेंस थी, ये दूसरा बजट था हुकूमत का। आप हुकूमत के जो 13 जमातों का एक इत्तेहाद था, उनके तजर्बात को इस बजट में किस तरह देगा? ये जो बजट आया है ये तो आवाम को मुश्किल में डालने वाला बजट। उसमें इस तरह है कि इस साल हमारा बजट का टारगेट था 7,400 बिलियन का, 7,640 अरब रुपए, 7,400 कर दिया था, 70 था। तो उसमें से 7,150 अरब की शनीद है कि उससे ऊपर या 7,200 अरब रुपए नहीं होना, वो कलेक्शन नहीं हो रही। जी जी। तो जब आपकी कलेक्शन ही नहीं हो रही तो अब उसके अंदर इनकी कारकर्दगी का तो पोल खुल गया। जी जी। आपके डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी मैशत तबाह हो चुकी है, इस वक्त बुरी तरह तबाह हो चुकी है। आपके जो अगर देखें इस मरतबा जो आपका ग्रोथ रेट है वो ये 0.28% कह रहे हैं अपने मुंह से, मेरे हिसाब से माइनस है 6%। वो भी मैं साबित करूंगा कि कैसे माइनस 6% है, जबकि यही पाकिस्तान फिगर उठाई गई है 2021 की। नहीं, 2021 में तो 21 में और 22 में तो 30/6/22 में तो 6.5% की ग्रोथ रेट आ रही थी, उन्होंने खुद दिखाई है। जी जी। इस साल आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन 9% कम हुआ है, तो पाकिस्तान में तो ग्रोथ नेगेटिव है, तमाम शोबों की ग्रोथ नेगेटिव है। और पाकिस्तान ने नए कर्जे जो है, पाकिस्तान ने तकरीबन तमाम डेट के बराबर तकरीबन 50% इस साल में दोबारा नए कर्जे ले लिए हैं। अभी ये हमें जो नई बजट में सबसे बड़ा कैच या ग्लिच क्या है, आपने ये 7,150 को 9200 कितने अरब रुपए पर लेके जाना है, वो कैसे लेके जाना है? जी, एक तो इन्होंने हल ढूंढा है कि रेट टैक्सेस के बढ़ा देते हैं। जैसे इन्होंने 1% रेट बढ़ा दिया तमाम चीज़ों की कटौती के ऊपर, विदहोल्डिंग टैक्स जैसे हम कहते हैं। अब विदहोल्डिंग टैक्स 1% बढ़ाने से अगर, फिर तो आसान तरीका ये है कि आप विदहोल्डिंग टैक्स 4% बढ़ा लें, आपको 18,000 अरब आ जाएगा, मईशत बंद हो जाएगी, कारोबार बंद हो जाएगा। ये नहीं समझ रहे ये जो हमारे अरस्तु किस्म के अफसरान और ऊपर वजीर बैठे हैं
कि ये इससे तो कारोबार पहले ही बंद होता मतलब हम पहले बहुत से प्रोग्राम कर चुके हैं। ये ज़्यादातर क्योंकि इसहाक डार साहब माया नाज थे, आर्टिफिशियल मैनेजमेंट ऑफ इकॉनमी के मास्टर माने जाते थे, जिनको कहा जाता था ये इकॉनमी डूबी हुई इकॉनमी को भी बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। खाखाना बासी को भी छोड़ा, थोड़ी सी गुजारिश इसहाक डार साहब को लाया गया। साहब अब दूसरी जमातों का भी इत्तेहाद था, साथ था, या ये सब अपने अपने जमातें मुफाद उठाती रहीं, उसके ऊपर तवज्जो किसी ने नहीं। देखिए जी, इसहाक डार साहब ने तो गिव अप कर दिया, उन्होंने तो हैंड्स अप कर दिया। अब ये इकोनॉमी इस वक्त तो उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट चलाएगी, मुझसे नहीं चलती। नहीं, उन्होंने वाजिब ये भी कर दिया इसहाक डार साहब ने, मुल्क डिफॉल्ट करेगा, फिर दूसरे मुबालिक साथ देंगे, फिर IMF से मुआहदा होगा। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, उन्होंने कहा मुझसे नहीं चलता जी, क्योंकि उन्हें ना IMF लिफ्ट करा रहे हैं, ना दोस्त ममालिक लिफ्ट करा रहे हैं। अब उन्होंने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की है कि आप डायरेक्टली इंटरवीन करें और इस मैशत को भी संभालें। मैं प्लान जो दूसरा भी है ना, उमर साहब दोबारा वक्फे में करेंगे उसको, पहले आशा राणा साहब, इनकम टैक्स जो ऑर्डिनेंस हर साल ही आता है, वैसे तो अब के जो इनकम टैक्स में कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से आप समझते हैं ऐसे जो टैक्स लगाए गए हैं जो मौजूदा हालात में वो नहीं लगने चाहिए थे? 14,460 अरब रुपए का बजट पेश किया था हुकूमत ने, लेकिन आज का जो ज़राए हैं आज वो बता रहे हैं ये 14,500 से बढ़ने वाला है। जी यूबी साहब, ये जो पिछले लास्ट टाइम बजट था वो 7200 बिलियन था जी, 7200 अरब रुपए, अब 9,200 अरब रुपए। अब हमारा जैसे ख्वाहिशा फरमाया है कि पहला बजट बड़ा पूरा नहीं हुआ, अब ये कौन सा ऐसा इनके पास चीज़ आ जाएगी जिससे इन्होंने 2000 का ये पूरा मुकम्मल करना है, बजट अचीव करना है, जो पिछला डेफिसिट है उसको खत्म करना है। लेकिन वो बजट तो इसलिए टारगेट पूरे नहीं हो रहे आशिक साहब, जब इंपोर्ट ही बंद कर दी, जो FBR को वो जहाँ से नेट टैक्स आना था वो आया ही नहीं, LCs बंद रही, सबसे ज़्यादा नुकसान तो वो उसका मुल्क ने भी उठाया और FBR को भी उठाना पड़ा। देखिए कि क्या आगे ये LCs और इंपोर्ट हमारी होती नज़र आ रही है? कोई ऐसी मैकेनिज़्म दिया है बजट के अंदर कि हमने जो पीछे हमारा डेफिसिट आया है इसकी रीज़न ये है, डेफिसिट की कोई रिपोर्ट शायद हुई है कि डेफिसिट क्यों हुआ? इसमें आया कि गलतियाँ टैक्स पेयर्स की नहीं है, टैक्स पेयर्स ने टैक्स देना है जब उसने कोई एक्टिविटी करनी है। अगर मैं कोई इंपोर्ट करूंगा या मैं सप्लाई करूंगा तो मैंने टैक्स देना है। मैं एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मैं इंपोर्ट ही नहीं कर रहा, कोई चीज़ सप्लाई ही नहीं कर रहा, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिल रहा, तो मेरा विद होल्डिंग टैक्स कहाँ पे होना है? तो बात ये है कि अपनी गलती है। विद होल्डिंग टैक्स का जो कंसेप्ट है, आशिक अली राणा साहब क्योंकि आप तो नायब सदर रह चुके हैं, ये भी एमरजेंसी की सूरत में विद होल्डिंग लगाया जाता है कि ताकि हुकूमती को एमरजेंसी आ जाए, कुछ आ जाए, उस वजह से ये विद होल्डिंग लगाया गया। देखिए जो डायरेक्ट टैक्स है बेसिकली ये तो चाहिए कि जो हमारे FBR के मुलाजमीन हैं कि वो असेस करें कि वो किस लिए वहाँ बैठे हुए दफ्तरों में तनख्वाहें ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हर चीज़ टैक्स पे ने खुद करनी है। जो डिपार्टमेंट के काम पे विद होल्डिंग एजेंट ने अगर टैक्स नहीं काटा उस पर सरचार्ज भी वो देगा, पेनल्टी भी वो चार्ज उस पर होगी। लेकिन इस बजट में कोई FBR के अफसरान को सवाबदीदी इख्तियारात में कोई इजाफा तो नहीं किया गया। इस बजट में देखिए यूपी साहब, हुकूमत ने जनरल इलेक्शन का अनाउंस कर दिया है। हुकूमत जो है वो 45 दिन की हुकूमत है, यानी कि अब 45 दिन ये 4 माह का बजट होगा। जी जी, और ये बजट जो है ये इलेक्शन को मद्देनजर रख के बनाया गया है। देखिए इसमें यूथ को उन्होंने इंकरेजमेंट करने के लिए 2018 में तो ऐसे ही हुआ था, जो बजट हुकूमत पेश करके गई थी वो आने वाली हुकूमत के लिए वो वाले जान बन गया था। देखिए उसमें क्या हुआ, 12 लाख रुपए पे इन्होंने 1000 रुपया टैक्स कर दिया, वो भी मजाक तो आने वाली हुकूमत ने खत्म कर दिया। ये भी मजाक, क्योंकि ये स्टंट होते हैं पॉलिटिक्स के कि आपका इलेक्शन है तो आप अपने जो है वोटर्स को एक जो है इमेज बिल्ड करने के लिए हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। हम ये देखें, हम तब ये इस तरह के बजट दें तब जब हमारा पिछला प्रीवियस बजट हमने अचीव किया हो। जी जी, हम भी इस वक्त हम IMF के 9th रिव्यू पे जा रहे हैं। IMF ने हमारा जो बजट है मुस्तरद कर दिया है। हमारा अभी तक कोई मैकेनिज्म ऐसा कोई नहीं आया कि हमने अपने बजट को अचीव कैसे करना है कि IMF का 9th रिव्यू ना होने के बावजूद भी 9th रिव्यू लेते भी हैं, फिर उनको गालियाँ भी देते हैं। इसहाक डार साहब ने कहा हमको कोई ज़रूरत नहीं है उनको मिलने की ना बैठने की, फिर उनके खिलाफ बयान भी देते हैं। फिर ज़ाहिर बात है वो फिर क्यों बैठेंगे? एक तो कर्ज भी लेना और ऊपर तड़ियाँ भी लगाना। देखिए अभी तड़ियाँ इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे जो हम साहब मुबालिक हैं जिनसे हमारी फ्रेंडशिप है वो हमें बेल आउट पैकेज दे रहे हैं, तो अभी तो हमें वो एक चीज़ें आसान शराइत पे हम कर्जा ले रहे हैं। $1 दिया है जी जी, लेकिन उसके लिए आशिक साहब ये कहा, ये महीना 30 जून तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। नहीं तो ये अभी हमें चाहिए कि हमारा जो मुल्क की सर्वाइवल है वो है 9th रिव्यू की कामयाबी पे। जी जी, तो अभी तमाम पॉलिटिक्स जो है मामलात को छोड़ के हमें अपने अंदर जो हमारा, जैसे आपने शुरू में फरमाया है कि सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क के अंदर जो है, अनसर्टेनिटी को ख़त्म करेंगे तो IMF ने हमें 9th रिव्यू में
क्वालिफाई करना है, अदर वैसे नहीं करना। जी, मेरे साथ लाइन पर मौजूद है राना जुल्फ़िकार अहमद साहब। आप साबिक़ फिनांस सेक्रेटरी हैं लॉटस बार एसोसिएशन के। राना जुल्फ़िकार साहब, ये बताइएगा कि जो मौजूदा बजट है मुल्क को मुआशी अदम इस्तेकाम से निकाल सकता है। राना साहब, ये भी बताइएगा कि बजट में कौन से अच्छे मेजर लिए गए हैं जिससे टैक्स पेयर खुश होंगे। जो मौजूदा बजट आया है, मैं इसको समझता हूँ कि ये बजट जो है IMF की मंजूरी के बगैर आया है, जिसमें हमने IMF से मुशावरत नहीं की, और इसके अलावा हमने बहुत सारे लोगों से जो बिज़नेसमैन, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उनसे हमने मुशावरत नहीं की। ऐसे ही लगता है जैसे ये बजट जो है दिन रात को 2-4 लोगों से पकड़ा और कॉपी पेस्ट किया और बजट पेश कर दिया। तो ये बजट जो है मेरे ख़्याल से इतना ज़्यादा मतलब बेहतरीन बजट नहीं है, क्योंकि इससे कोई इस्तेकाम भी नहीं आ रहा। क्योंकि इसलिए इस्तेकाम नहीं आ रहा क्योंकि IMF हमसे जो है वो नाराज़ हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने उनसे मुशावरत ही नहीं की, उनसे हमने पूछा ही नहीं, उनसे हमने बात ही नहीं की। तो इसीलिए उन्होंने हमारा 9th रिव्यू जो है उसको वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। बल्कि हमारा जून में ये सारा मुआहदा ख़त्म हो जाना IMF वाला, तो 29 जून तक जो उनका शेड्यूल जारी हुआ है उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। तो इसलिए बजट जो था ये सबसे बड़ी बात थी। बजट उनसे मुशावरत करके, उनसे पूछ के, उनके साथ बात करके बजट पेश किया जाता तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर होता, और हमें ये जो IMF की किस्त है वो भी मिल जाती और हमारा डॉलर भी इस्तेहकाम में आ जाता। जो मुआशी अफरा तफरी पड़ी हुई है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाती। और मेरे ख़्याल से ये सारा निज़ाम जो है ये एक ऐसे ही है जैसे कि बस चिराग तले अंधेरा, मतलब है कि ऊपर चिराग जल रहा है, नीचे अंधेरा है। तो मतलब है कि हमने बजट को पूछा ही नहीं, किसी से बात ही नहीं की, किसी बिज़नेस कम्युनिटी से बात नहीं की, किसी से कोई बात, ऐसे ही लगता है ये जब मिनी बजट है। मतलब है कि देखने में ये मिनी बजट लगता है, मतलब है कि वैसे मुझे लगता भी मिनी बजट ही है। ऐसे मिनी बजट आते हैं, असल प्रॉपर बजट जो है वो प्रॉपर बजट वाला ये कोई सीन नहीं है इसमें। क्योंकि जो बाकी भी जो है सूबे जो है उन्होंने भी कॉपी पेस्ट ही किया है, जो वफाकी बजट है उसी को उसने पंजाब वालों ने भी कर लिया, सिंध वालों ने भी कर लिया, वही सारे। तो ये मेरे ख़्याल से जो बजट है इससे कोई ज़्यादातर पाकिस्तान में या हमारी कम्युनिटी में इस्तेहकाम नहीं आएगा। राना साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि मुल्क में बिजनेस एक्टिविटी को फ़रोग देने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बिज़नेस की सरगर्मियाँ जो हैं वो बिल्कुल ठप होती जा रही हैं। प्रॉपर्टी का जो काम है वो बिल्कुल ठप होता जा रहा है। तो जब बिज़नेस ही कोई नहीं चलेगा, बिज़नेस होगा ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं होगा, तो फिर वो बाकी भी लोग जो हैं सारे मुतासर होंगे। तो मेरा ख्याल है जो बिज़नेस की सरगर्मियां हैं वो भी ठप हो गई हैं, तकरीबन ठप हो गई हैं। क्योंकि बजट की वजह से, अगर अच्छा बजट होता, बेहतरीन बजट होता और IMF की मुशावरत से होता, तो IMF से हमें 9th रिव्यू भी मिल जाता, IMF से हमें पैसे मिलते, उससे कारोबार चलते, बेहतरीन होता सिस्टम और काफ़ी इस्तेहकाम रहता हमारी मुआशत में। जी, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। काशिफ अनवर साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा जो बजट है 4 माह का बजट होगा, इलेक्शन बजट होगा, आप क्या समझते हैं? साल के बजट हैं या 4 महीने के, लेकिन पंजाब असेंबली का तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि ये 4 महीने का बजट है, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन जो फेडरेशन का बजट है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि साल का हो और उसमें जो लकूनाज हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। हमने बहुत से प्रपोजल्स दिए कि आप इनको करेक्ट करें, और जो सही अमेंडमेंट्स आई हैं हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए और उसके लिए काम किया जाए। और जो एग्जिस्टिंग टैक्स बेस के लिए प्रॉब्लम्स थे उनको भी हमने हाईलाइट किया है। हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पास होने से पहले ये बजट वो तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। काशिफ अनवर साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत की जो साबिक़ा 12 माह की या साल की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, वो तो इस बजट में आया हो गई, लेकिन अब हुकूमत ने जो नया एक सरमायाकारी सहूलियाती कौंसल बनाया है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत नारा लगा रही है, वो भरपूर हमारा साथ देगी
आर्मी चीफ साहब हमारा भरपूर साथ देंगे, हम मुल्क में तरक्की के और खुशहाली के जाल बिछा देंगे। इसको आप किस तरह देखते हैं? तो मैं समझता हूँ कि तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स एक पेज के ऊपर हैं, तो इस दायरा कार को और मुल्कों तक भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस दायरा कार को मैं समझता हूँ कि एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज़ के साथ भी करने की ज़रूरत है, ताकि एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज़ ना सिर्फ दूसरे ममालिक हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इन्हीं लाइन्स पे चलते हुए एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज़ भी हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। काशिफ अनवर साहब, आखिर में ये भी बताइए, जो टैक्स अहदाफ हैं वो किस तरह पूरे होंगे? गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई एम वेरी होपफुल कि हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा, एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज़ पैसे देंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम होएगी, और हमारा अगर डिवेल्यूएशन कंट्रोल हो जाती है तो इंशाल्लाह हमारे मसाइल पे हम बहुत जल्दी काबू पा लेंगे। जी बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब, आपने हमें टाइम दिया। उमर इकबाल खान साहब, आपने हमारे दोस्तों की गुफ्तगू भी सुनी। एक साल की परफॉर्मेंस हमारे सामने है, रिजर्व हमारे पास नहीं है, डॉलर हमारे पास नहीं है, और डॉलर की उड़ान को हम नहीं रोक सके आज तक। दूसरा, हम ना माफिया को रोक सके, ना हम किसी माफिया को पकड़ सके, ना ही हम आवाम को रिलीफ दे सके, ना ही हम जो मुआशी इस्तेकाम लाना था वो भी नहीं ला सके। बजट भी हमने पेश कर दिया, दूसरा बजट भी। अब दूसरा जो नारा पाकिस्तान का, अगर IMF अपना नाइथ रिव्यू क्लियर नहीं करता, पैकेज इनके प्रोग्राम तैयार नहीं होता, तो प्लान B क्या है पाकिस्तान का? बात ये है कि सर माफियाई तो हुकूमतकारी, आई एम सॉरी टू से, कि जिस स्टाइल में हम लोगों के कार्टल्स बनते हैं, शुगर कार्टल है, सीमेंट कार्टल है, ये तो पूरी हुकूमती खुशनुदी के साथ ही चलते हैं। ये कार्टल्स तोड़ने पड़ेंगे आपको। ये जो आपका जो पुराना बदबूदार निज़ाम है, इसको अब ख़त्म करना पड़ेगा। अदरवाइज आप कैसे इस मुल्क में इनकलाब ला सकेंगे? इसको डेट, इस वक्त पाकिस्तान किस चीज़ में फंसा हुआ है? पाकिस्तान डेट ट्रैप में फंस गया। डेट ट्रैप क्या है? पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया कि हमारी उतनी आमदन नहीं है। अब 7,203 अरब रुपया हमने सूद की अदायगियों में देना है, जबकि तुम्हारी पिछले साल की तमाम आमदन 7,200 अरब नहीं है। सही है। इसका मतलब है पाकिस्तान बजट का सारा तारीख में पहली दफा जितना इकट्ठा किया उससे ज्यादा है, उससे भी ज्यादा हो गया। मकसद ये है, हाँ अलबत्ता पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान का अलमिया क्या है? पाकिस्तान में जो जिसका काम है वो नहीं कर रहा, दूसरे का काम कर रहा है। हमारे मुल्क में मोरालिटी नहीं है। सिर्फ इसहाक डार साहब की नाअहली की वजह से पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में $8 बिलियन नहीं आ सका। अब मैं भी इसको समझा दूं कि देखिए, आपकी रेमिटेंस $4 बिलियन कम हुई और एक्सपोर्ट $4 बिलियन कम हुई। वो सिर्फ इसलिए कम हुई कि आपका ग्रे मार्केट और ओपन मार्केट में 20 से 25 रुपए का फर्क चलता रहा। वो हवाला उंडी के थ्रू हुए। यही अगर बेटर कोई इकोनॉमिस्ट अच्छा बिठा दिया जाता, ये फ़र्क ना होता, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज 3 बिलियन की बजाय $11 बिलियन होना था। ये इसके ऊपर सोच नहीं रहे हैं। ये मैं मानता हूँ आर्मी बहुत अच्छी है, हमारे मुल्क की हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, पर माजरत के साथ इकॉनमी उनका फ्रंट नहीं है। आप उनको इकॉनमी, उनका फ्रंट ही नहीं है इकॉनमी। आपको इकोनॉमिस्ट की फ़ौज लेके आए जो अच्छे लोग हों या इस मुल्क को चलाना चाहते हों। आप आर्मी चीफ को सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व करें, मैं आपको बताऊँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये पॉलिटिकल फ्लेवर की सेविंग करना चाह रहे हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान अपनी जो नून लीग की, PDM की ये मलगूबा सी हुकूमत है, ये अपना फ्लेवर फ़ौज की तरफ ट्रांसफ़र करना चाहती है। मेरे हिसाब से अभी भी पाकिस्तान को बचाने के लिए हर बंदे को जिसका वो काम है वो काम करना चाहिए। अच्छा, प्लान B है क्या सर? प्लान B क्या है? IMF, पहले हमने कोशिश की कि IMF को हमारा एक प्रॉब्लम है, पहले हमने उनकी इतनी शराइत मानी, जब वो नई बात मान रहे तो अब हमने उनके साथ लड़ाई शुरू कर दी। कूद पड़े बीच में, IMF को दावत दी, आज हम बजट बनाएं। आज मैंने लेटेस्ट वीडियो जो शहबाज शरीफ, बड़ा ही अफसोसनाक मंजर था जब पेरिस में वो उतरे हैं जहाज से, और उसके बाद एक छतरी खुद हाथ में पकड़ के, और वो IMF की चीफ से मिलने के लिए जब गए हैं, और जो कोल्ड रिस्पॉन्स वहाँ पर मिला है उन्हें, मैं परेशान था कि 25 करोड़ मुल्क का आबादी का मुल्क, एक एटमी पावर, उसके प्राइम मिनिस्टर की इससे ज़्यादा तजलील नहीं हो सकती थी, और फिर भी वो हमें कर्जा नहीं दे रहे। यानी कि दिस इज टू मच हाइट ऑफ द थिंग्स। लेकिन उस पर हर कौन होगा, उसको तो या तो कोई समझे ना, सोचे यार मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। बात यह है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपनी बंदरगाह हम UAE को दे रहे हैं, अपनी स्टील मिल रशिया को दे रहे हैं, और इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें जो एसेट्स बचे, कुछ एसेट्स हैं वो फिर उन मुल्कों के पास चले जाएंगे और वो चलाएंगे, और उसके एवज हमें डॉलर देंगे, जिसके बाद ये कहते हैं कि हम यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। फर्दर टू दैट दे हैव एस्टैब्लिश्ड बार्टर मार्केट्स।
बार्टर मार्केट्स जो ये इस्टेब्लिश करें, मेरे हिसाब से इस हुकूमत का सबसे पॉजिटिव इकदाम। जैसे देखिए, हमने कोई बेजा तनकीद नहीं करनी, जो इनका अच्छा इकदाम है उसकी, इन्होंने बार्टर मार्केट्स बहुत अच्छी क्रिएट की हैं। लेकिन उन बार्टर मार्केट से एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि आपकी टैक्स की एविजन बहुत बढ़ सकती है। पाकिस्तान का वो जो एरिया है ईरान के साथ या इधर वाली साइड पर अफगानिस्तान के साथ, जो बार्टर मार्केट्स जहाँ क्रिएट होंगी, दे आर स्मगलिंग हेवंस। ये दो सूबे तो सिर्फ स्मगलिंग पर पाल रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत को देखना पड़ेगा कि उसका रेवेन्यू कैसे बचता है, उसने अपना रेवेन्यू भी साथ बचाना है। ये ना हो कि प्लान बी की तरफ जाते जाते रेवेन्यू बिल्कुल ही फॉल कर जाए। पाकिस्तान बना, एग्रीकल्चर का नारा लगाया, एग्रीकल्चर मुल्क है तो इसको एग्रीकल्चर बनाया जाएगा। 70 की दहाई में हमने फिर एक नारा लगाया, इंडस्ट्री की तरफ हम जाएंगे। आज 2023 है, आज फिर हम नारा लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल बनाने के लिए, दूसरे मुल्क को लाने के लिए। क्या पाकिस्तान में, सोचने की बात यह है उमर साहब, क्या पाकिस्तान में स्टील मिल चलाने वाले बंदे नहीं हैं? इस तरह अशराफिया ने इस मुल्क के तमाम वसाइल को अपने कब्जे में ले आई है और वो किसी सूरत भी कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। तो हुकूमत के लिए भी है ना, जो नौजवान ये गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं, ज़ाहिर बात है यार, रोजगार नहीं मिलता उनको। सर अगर देखें, अगर शहबाज, जिसकी वजह से ये अगर शहबाज शरीफ साहब अपने भतीजों को, हसन और हुसैन को नहीं मना सकते ना कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, तो मेरे ख्याल में ये इकनॉमिक काउंसिल बंद कर दें। दुनिया को कैसे समझाएंगे कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दें? पाकिस्तान में इस वजह सिचुएशन है, पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, पाकिस्तान में किसी तरह की अदालत की तौकीर नहीं है, किसी अदालती फैसले पर अमल नहीं होता। मैं ये कहता हूँ, जब तक आप इन्वेस्टर क्यों नहीं आएगा? इन्वेस्टर सिर्फ उस मुल्क में जाता है जहाँ पर अदालती निज़ाम की इज्जत है और फौरन उसको अपना पैसा, उसके हकूक महफूज। अब अगर किसी इन्वेस्टर का पैसा को मार लेता है तो वो किसके पास जाएगा? अदालती निज़ाम तो यहाँ पर फ़ाल ही नहीं है, यहाँ तो बंदूक और गोली का निज़ाम चल रहा है ना। तो फिर आप किस तरह लोगों की इन्वेस्टमेंट पर मादा करेंगे? सबसे पहले आपको रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में कायम करना पड़ेगा। एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ टू अबाइड बाय इट्स द रूल ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट की इज्जत तो तौकीर बहाल करनी पड़ेगी, फिर सोचें कोई इन्वेस्टर आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा यहाँ पर। अच्छा उमर साहब, ये प्लान बी, इसका आम आदमी को क्या फ़र्क मिलेगा? आम आदमी को क्या मिलेगा? देखिए उसको कुछ, आज जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, उसको इस प्लान बी का क्या फ़ायदा होगा? सर यही तो मैं कह रहा हूँ, हमने क्या किया है, पिछले 12-15 साल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बना दिया, जिससे लोगों को एक अफीम पे लगा दिया कि वो 4-5 हज़ार से 10 हज़ार रुपया महीना ले लें और वो काम काज ना करें। इसकी बजाय हम मुल्क में इंडस्ट्री लगाते, इंडस्ट्री लगाकर यहाँ पर तरक्की करते, उन्हीं लोगों को कारआमद बनाते। आप ये देखें, तो उनमें इतने बड़े बड़े अफसरान को फ्री पैसा मिल रहा था, वो 21 ग्रेड के बंदे उस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे ले रहे थे। देखिए इस मुल्क में 2 चीज़ें हैं, रूल ऑफ लॉ और करप्शन। ये मैं आपको बता दूं, ये करप्शन के, आप अगर करप्शन के ऊपर लोगों को सजा नहीं दे सकते ना, तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ। यही वजह है ना, बिलों में जनरल सेल टैक्स, अदर सेल टैक्स, अदर जीएसटी टैक्स, वो इतने वो टैक्स लगे होते हैं जिन्हें किसी को पता ही नहीं है। मुझे कल एक ताजर बता रहा था कि उसको जो कमर्शियल यूनिट है 90 रुपये का यूनिट मिलता है, 90 रुपये का उसको यूनिट मिल रहा है टैक्सेस डालकर। आप मुझे बताएं कि इस मुल्क का आम आदमी, और जो रेजिडेंशियल यूनिट है वो 50-52 रुपये का है। अब ये हुकूमत जिस दिन आई थी, मैं आई कैन शो यू द क्लिप, मुसद्दिक मलिक और ये खुरम दस्तगीर के, कि जी ये 26 रुपये का जो बेस रेट है ना, ये बहुत ज़्यादा है, और जिस दिन हम आएंगे इसको 12.5 रुपये करेंगे और कंजम्पशन बढ़ाएंगे और उसके बाद रेट मजीद कम आएगा। तो ये आपको खुदा का खौफ करो, सिर्फ 1 साल पुरानी बातें हैं ऐसा। यानी कि इस वक्त अवाम की ये सूरत हाल है कि अवाम इस वक्त अबतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम ने पिछले 75 साल में इतनी अबतर, कहते हैं हाथ ये दिखाते हैं और मारते। और आप मुझे बताएं, सरकारी मुलाजमीन की अपने 35% तनख्वाह बढ़ा दी। माजरत के साथ सरकारी मुलाजमीन तो बहुत सारे महकमे, उनको तनख्वाह की जरूरत ही नहीं है, वो तो तनख्वाह के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जो अवाम काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और जो काम करने के पैसे लेते हैं, फिर आप मैं ये कहता हूँ, आप आम अवाम का क्या सोच रहे हैं? आम आप सिर्फ शराफिया का सोचते हैं। उसको किस तरह, अभी देखिए लोड शेडिंग कितनी बढ़ा दी है कि हम मजबूर हो जाएंगे सोलर पैनल खरीदने के लिए, बिजली के बिल डबल आ जाएंगे, और सोलर पैनल बेचेगा सिर्फ एक ही बंदा इस पाकिस्तान में, सलमान शहबाज। फिर आपको ये मजबूर क्यों? अगर यही करना है, पहले कह रहे थे हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हम यूज़ नहीं कर रहे,
अब वो कैपेसिटी खत्म और वो 6 घंटे से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है सिर्फ सोलर पैनल बेचने के लिए। यही तो वजह हमारे तेल आ गया, अब हमको 100 रुपये कम रिलीफ तो मिल गया पेट्रोल में, 20 रुपये का रिलीफ तो मिला है। सर वो रूसी तेल तो लगता है कि सरसों का तेल निकला है, क्योंकि वो जब आया उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये तो कीमतें, और वो रूसी तेल की भी एक कहानी है कि हमने रूस से नहीं खरीदा, वो वाया दुबई हमने इंडियन से खरीदा। तो बात ये है कि बस अब जब तक ये स्कैंडल्स चलते रहेंगे, ये स्कैंडल इस तरह के आते रहेंगे ना, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई नहीं आएगी। अच्छा आशिक अली राना साहब, हमारा जो टैक्स का निज़ाम है, जिस तरह बजट पेश किया, इसमें भी कोई ऐसा निज़ाम है जिसमें टैक्स पेयर खुश हो सके और ये टैक्स टारगेट आसानी से पूरे हो सके? जिस तरह मिसाल के तौर पर POS बनाया, पॉइंट ऑफ सेल इन सिस्टम एक बनाया, उसको चंद दुकान में क्राइटेरिया मुंतखब कर दिया, इसको पूरे मुल्क में ऑनलाइन ही करते सब चीज़ों को, कोई चीज़ खरीद उस पर टैक्स लग जाए, विद होल्डिंग की ज़रूरत ना पड़े। हम हमेशा ये कहा है कि जब बजट बनाएं, इसमें स्टेक होल्डर्स जो होती हैं, जैसे बार कौंसल्स हैं, टैक्स बार्स हैं और ICAP है, इनको वज़ीर मुमलिकत है, बराए खजाना है, देखिए वो तो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हम तो चाह रहे हैं जो हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको आप स्टेक में ऑन बोर्ड लिया करें, ताकि बजट बनाते हुए देखें जो चीज़ें बाद में हमको प्रॉब्लम्स आनी है वो प्रॉब्लम पहले डिस्कस कीजिए। अच्छा आशिक साहब, ब्रेक से जाने से पहले मैं आपकी तरफ एक सवाल तो मैंने छोड़ दिया है, POS, दूसरा ट्रैक एंड ट्रेस, FBR का जो नया सिस्टम है, पहले तो सिगरेट पे था, अब वो 4-5 चीज़ों पे और भी कर दिया है। इससे भी जो स्मगलिंग या दूसरी चीज़ें और रेट का फ़र्क माफिया था, इससे भी कोई बेहतरी की तरफ उम्मीद है, अब आएगी उम्मीद? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी आशिक साहब, इस पे आपने देखा है कि RIT से 2 से 3 कंपनी हैं जो अपना जो टैक्स लाइबिलिटी फुलफिल कर रही हैं, बाकी जितना ये सिगरेट है तब ये जो जितने जब ये सिस्टम ट्रैक एंड ट्रेस का ऊपर लग जाता है, लेबल लग जाता है, तो टैक्स तो आ गया। देखिए यूपी साहब, ट्रैक एंड ट्रेस का जो सिस्टम है वो उसी पे हो रहा है जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। आप देखें जो अनरजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, वो कितनी उनकी सप्लाईज हो रही है, वहाँ पे कोई ऐसा स्टैम्पिंग नहीं है। अब हुकूमत ने जो इस बजट में फ्रांस बिल प्रपोज किया है, 5 कंपनी चीज़ों को और ऐड किया है, बेवरेज है, सीमेंट है, ये चीज़ों से तो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होंगी और होनी भी चाहिए। देखिए ऐसे जो हैं जो ब्लैक शीप्स हैं हमारे, जो टैक्स नहीं देते, अब इस हुकूमत में ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ फिर उन्होंने कोई रोशनी डाली और जो क्या कर रहे हैं कि टैक्स कर रहे हैं उन्हीं लोगों को जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, यानी टैक्सिंग टू दी अनटैक्सड लोगों को करें जो टैक्स नेट में नहीं है। जी। तो अब हम एग्जिस्टिंग टैक्स पर बोझ ना डालें, हमें चाहिए कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ जाएं। इसमें जो क्या किया हुकूमत, टारगेट अचीव करने के लिए जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है 4.5% सप्लाईज पे, उसे कहा जी आप 1% बढ़ा दिया, आप इसको 5.5 पे ले जाएँ, तो सर्विसेज पे भी 1% बढ़ा दिया। इस तरह उन्हीं लोगों को बढ़ा रहे हैं कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, तो हम बजट अचीव कर लेंगे, तो जो पिछला हमने अचीव नहीं किया बजट, तो उसको डेफिसिट कैसे कवर करेंगे? आपको लगता है इस बजट के तहत वो 10 लाख टैक्स पेयर आ सकते हैं? देखिए यूपी साहब, एक तो होते हैं गिदड़ सिंगी या कोई स्टेप होता है इस बजट में, कोई ऐसा लिया कि जैसे फाइलर 9 फाइलर का बैंक ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगा दिया, इससे कोई फ़ायदा वाकई 10 लाख आ सकते हैं? जी देखिए, फाइलर नॉन फाइलर से होता है कि लोग जस्ट फाइलर की हद तक फाइलर हो जाते हैं, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इतने लोग फाइलर हुए हैं जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ ली हैं सर अपना एक्स्ट्रा टैक्स बचाने की खातिर, उनको ये देखा जाए कि 100 में से एक बंदे ने लिया होगा, बाकी तो 99 को पता भी नहीं होता हमने टैक्स अदा कर दिया, वो अगला क्लाइंट ही उसको एंटीन लेकर उसके पैसे बचा देते हैं। जी ऐसे ही है। जैसे अब ये जो कैश विड्रॉ पे टैक्स लगा है, जो नॉन फाइलर है वो टैक्स पे करेगा 0.6%, तो इस तरह की मैयर से रेवेन्यू तो बढ़ेगा और ये लोग चीज़ें डॉक्यूमेंटेड भी ट्रांजेक्शन होंगी और टैक्स नेट भी बढ़ेगा, लेकिन ये मैयर्स नहीं है। ये कैश विड्रॉल का इतना ज़्यादा टैक्स नेट बेस नहीं बढ़ेगी। असल चीज़ें ये देखनी है कि हमारी जो शोरूमों में गाड़ियाँ अभी भी ऑन पे चल रही हैं इतनी महंगी होने के बावजूद, या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इन चीज़ों में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, अपना पैसा जो है वो इंडस्ट्री से निकाल के वो इधर प्रॉपर्टीज़ में और मोटर व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसे को हम क्यों नहीं ऐसी कोई एमनेस्टी लेके आते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि वो अपने जो ग्रे इकॉनमी है उसको वाइट में लेकर आएँ। या हमें इस वक्त चाहिए बजट में जो इन्होंने 114 में अमेंडमेंट की है, इसमें भी हमने यही किया ना कि अपनी जितनी ब्लैक मनी है उसको वाइट कर लें, यानी एक घर के अगर 5 फर्द हैं तो पाँचों 1-1 लाख डॉलर मंगवा लेंगे तो उनको तो फ़ायदा है। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, या ये नहीं है कि हमारा जो पैसा यहाँ बैगों से वहाँ गया और वहाँ से थ्रू प्रॉपर चैनल आए
और वो ब्लैक मनी वाइट हो जाए। तो हम इस तरह के रास्ते में नहीं देने। हमें इस वक्त चाहिए मुल्क को, हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि चार्टर ऑफ मईशत में दस्तखत करें और मुल्क के लिए कुछ सोचें। अच्छा आशिफ साहब, ये आप बिल्कुल कह रहे हैं मिसाक के मईशत होनी चाहिए, लेकिन क्या हमारे एक्सपर्ट में कोई कमी है मुल्क में? माहिर मईशत की कमी है इस मुल्क में? जब हर बंदा ये बात कहता है आप एक्सपोर्ट वो करें जो जिसके लिए इंपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, तो 75 साल में क्यों नहीं किया गया? हमारे जो भी एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट के बगैर तो एक्सपोर्ट होती नहीं है, तो फिर ऐसा स्टेप क्यों नहीं लिया गया? देखिए यूबी साहब, हमारा एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारा मुल्क के अंदर बड़ी मट्टी की जरहेज़ है। हमने अपनी इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक। उसका इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया। देखो कारों की कंपनियां इंडिया में लग गई हैं, जी जी, बड़ी बड़ी कंपनी लगी हैं। आज मैन्युफैक्चर हमारे पास आज भी नहीं है। जो हमारी लगी है वही बंद हो रही है, वो भी बंद हो रही है। मामला तो हुआ ना, यहाँ तो वो एक्सपोर्ट हो ना जिसके लिए इंपोर्ट की जरूरत ना पड़े, और हमारी कोई भी इंडस्ट्री इंपोर्ट के बगैर चलती नहीं है। एलसीज बंद होने की वजह से सैकड़ों कंपनियां बंद हो। हमने वाटर रिजर्वेशन कोई नहीं बनाए। हमने मुल्क के अंदर अभी भी अपने इसमें जो अपना सोलर प्लांट हमने छूट दी है इस बजट के अंदर, लेकिन हमने ये चीज़ें पहले क्यों नहीं की? देखो ना, वही तो परसेप्शन है ना। वो जो हमें छूट दी है उसके लिए लोगों के जुबानों पे आ गया ना, वो शहबाज शरीफ साहब अपने कारोबार को चमकाने के लिए, अपने बेटे को कारोबार को चमकाने के लिए, ये देखो ना वो जाती अपनी तरफ है। यही तो मामला हैं जब हुक्मरानों के ऊपर उंगलियां उठती हैं, उसकी तरफ कुछ सोचना चाहिए ना। हमारे मुल्क में अभी जब तक 9th रिव्यू नहीं होता तो हालात अल्लाह न करे जो हमारे ख़राब। वैसे आशिफ साहब, 9th रिव्यू $1 अरब के लिए आपने सब कुछ दाव पर लगा दिया। जब पाकिस्तान में कहीं डॉलर नहीं है, उनसे उधार ले लेना, उनसे वो जो बैंक कर्जा और मुनाफा देता है उनसे आपसे इनकम ऑफ सोर्स नहीं पूछा जाएगा। डॉलर दें, दूसरी करेंसी हम दें, हुकूमत को जमा करवाएं, आप मुनाफा लें, सोना आपको रखा है उसका लें। हो सकता है, मुमकिन है, हो सकता है। लेकिन जब आप पहले तो मिनिस्ट्री देते हैं, बाद में उसको पकड़ते हैं, इसलिए लोग एतमाद नहीं करते। एतमाद दिलाए आवाम को, आपको डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैसलाबाद के बंदे 3 बंदे कहते हैं हम पाकिस्तान का कर्जा उतार देते हैं, तो फिर क्यों नहीं उनसे फ़ायदा उठाते? क्योंकि साहब उसमें होता ही है कि हमारे जो मुल्क के जो लोग हैं, हमारे जितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ रही। हमारे ही बंदे अपनी मुल्क के जो लोग हैं बाहर के मुल्कों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये खुशी बड़ी हुई आज मैंने वो खबर जो कल की चल रही है ना, वो सलमान की और वो दाऊद की, पाकिस्तानी शहजादे, पहली दफ़ा मैंने सुना पाकिस्तानी को शहजादा होता है, जिसके लिए इतने मुल्क परेशान हो गए, उनकी पूरी पाकिस्तानी शहजादा है। इसका मतलब पता नहीं कितने शहजादे होंगे पाकिस्तान के, ये से हमने फ़ायदा उठाया ही नहीं। हमने अपने मुल्क, हमारे मुल्क के अंदर बहुत टैलेंट है। अब देखें कि जितने भी हमारे पाकिस्तानीज़ ने बाहर के मुल्कों में जाके वहाँ पे यूके में, यूएसए में वो पार्लियामेंटेरियन है और वहाँ पे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें चाहिए कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का हमने वोटिंग राइट भी ख़त्म कर दिया। हम उन लोगों को यहाँ फैसिलिटेट भी नहीं करते। हम उन लोगों के जो यहाँ पे जो लिटिगेशंस के मसाइल हैं, हमने यहाँ ओवरसीज़ कमीशन बनाया, वो भी गैर फाल रहा। कोई ऐसी चीज़ें हमने उन लोगों के लिए क्या सोचा है? इंडिया में डॉलर 82 रुपये का, बांग्लादेश में 102 रुपये का, अफगानिस्तान में 87 रुपये का डॉलर, तो हमारे 300 से ऊपर क्यों है? जी देखें जी, जब तक हम अपने मुल्क के अंदर अपनी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इसको ख़त्म नहीं करेंगे और हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज देखें वो बदहाली का शिकार हुई है, उसकी वजह ये है कि जब तक खुशहाली के साथ ही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए हमने क्या किया कि डॉलर ले लिया और उसको बाड़ी पर इंटरेस्ट में वापस कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टर्स को आने नहीं दे रहे। अच्छा, इस बजट में कहा गया है जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से या अनहोनी तरीके से 5 साल में जो सरमाया कमाया है, जैसे कोरोना में अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, हाँ, वो उस पर कमाया, उससे भी 50% टैक्स लिया जा सकता है। ये मजाक है या जानबूझ के किया गया? सर देखिए, एक बंदे ने अपने अकाउंट्स क्लोज कर लिए, अपने प्रॉफिट पार्टनर्स में डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद अगर आप कहें जी 5 साल में आपने जो इनकम कमाई थी हमें दोबारा असेस्ड करें, हमें दोबारा टैक्स दें, तो ये बात कानून से हटके और रिट्रोस्पेक्टिव फैक्टर है। स्टॉक वालों को क्या गुनाह? डॉलर आपकी तरफ से बढ़ा है, उनकी तरफ से नहीं बढ़ा रहे हो। तो ये इस तरह की जो अमेंडमेंट्स हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये लिटिगेशंस में जाएंगी। जो ऐसा प्रॉफिट होता है, जैसे अब एक बंदे ने एक जहाज़ भेजा बाहर, डॉलर 200 रुपये पे था, जब उसकी पेमेंट आई डॉलर 300 रुपये, तो उसको पैसे ज़्यादा आएंगे। अब वो जो पैसे उसने एक्सप्लेन करने हैं तो वो मुनाफा दूसरा नहीं करता, उसके लिए भी कोई ऐसा कानून है, उसको सारे ब्लैक मनी को वाइट किया जा सकता है? देखिए यूबी साहब, जो भी वो होता है, ये जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है उसकी पेमेंट आती है 45 डेज़ के अंदर जी। उसकी अगर फ्लक्चुएशन को प्राइस में यहाँ पे होती है, उस हद तक आप कोई जैसे मैकेनिज़्म बना दें
कि आप उस पर एक एडिशनल टैक्स लगा दें, जी, जो मैं समझता हूँ वो अंडर डिबेट है कि मे बी उस पर जो फ्लक्चुएशन ऑफ जो प्राइस होगी उस पर एडिशनल टैक्स लगेगा फ्रॉम द करंट डेट विद इफेक्ट फ्रॉम कम जुलाई। तो जब आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जाते हैं तब वो एक अंडर लिटिगेशन चीज़ आ जाती है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आप कैसे उसको टैक्स करेंगे कि एक बंदे ने अपनी अगर असेसमेंट कर ली है, उसकी असेसमेंट फाइनलाइज्ड हो गई है और आप हमें कहिए आपका जो है और इसको हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे एक चीज़ को कि इस कंपनी ने इतना अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है गेन किया है। और जिनका प्रॉफिट कम होता है उनको भी अगर उसने कम टैक्स दिया है, उसका काम नहीं था तो उसको नोटिस कर दिया जाता है, भी बताओ आपके पैसे कम क्यों हैं। अब वो क्या जवाब देगा, काम नहीं था। इस तरह की जो अमेंडमेंट्स हैं मैं समझता हूँ ये काबिल कबूल। अच्छा अमर इकबाल ख्वाजा साहब, इसमें जो सरमायाकारी सहूलियत कौंसिल बनाया इसमें भी आईटी का नाम लिया गया है। जब से बजट आया हुकूमती जो उज़रा हैं वो भी आईटी की तरफ बड़े मतवज्जो हैं, कह रहे हैं मुकाबला करना चाहते हैं दूसरे ममालिक का। जो 84 बिलियन डॉलर का उसकी आईटी इंडिया की है, पाकिस्तान 2 बिलियन डॉलर की है, बांग्लादेश में 45 बिलियन डॉलर की, तो फिर हम कैसे वो मीट किस तरह करेंगे? सर देखें, ये चीज़ कोई रातों रात नहीं हो सकती। इंडिया ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर 1990 की दहाई में वो शुरू हुआ और बच्चों को पढ़ाता रहा, 50 यूनिवर्सिटियाँ कायम की, वो वक्त लगता है। आप अगर आज अंगड़ाई लेकर जाग रहे हैं तो ये अगर आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ेंगे भी तो एटलीस्ट 10 साल के बाद आप बच्चों को तालीम देंगे ना। पहले आपने एक ख्वाबी ख्याली बजट बनाया जिसके तमाम अहदाफ का आपको कोई पता नहीं है, उसके अंदर कम से कम 2000 रुपये का एक ऐसा 2000 बिलियन का एक ऐसा गैप है जिसका आपने कोई एक्सप्लेन नहीं किया कि वो कहाँ से आना है। जी। यानी कि आपको खुद बजट मीन्स कि आप किसी तरीके से चलते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई अहदाफ कायम करते हैं, तो उसको मज़ीद टैक्स लगाने की कौन सी ज़रूरत है? आगे हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट कोई नहीं है। वो जब बेचारा वो तो आपने कर दिया जी अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अच्छा, जब वापस उमर साहब आखिर माशी हालात को बेहतर करने के लिए कोई तदारक है? सर एक ही तरीका है, आपको अपनी हुकूमत के अखराजात में शदीद कमी करनी पड़ेगी। ये नहीं आपको करना, और आपको अपनी इंडस्ट्री को एफिशिएंट करना पड़ेगा। उसको कहना पड़ेगा दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसने 80 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट की 2022 में और 30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की। इस तरह नहीं चलेगा, ये आपको बिल्कुल एफिशिएंट करना पड़ेगा। बाकी रॉ मटेरियल जहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपको इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत है वो फ़ौरन आपको प्रोवाइड करना चाहिए। और बार्टर मार्केट्स बड़ा अच्छा सलूशन है। सिर्फ ये स्मगलिंग रोकें, स्मगलिंग रोकने का सिर्फ इख्तियार हमारी एस्टेब्लिशमेंट यानी कि फ़ौज के पास है। उनका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम तक लिए अफजल भी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।